हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं हैरी पॉटर और पारस पत्थर का अध्याय नंबर 14 पढ़कर सुनाऊंगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, अध्याय नंबर 14, नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन नॉर्बल। जितना उन्होंने सोचा था कुरिल उससे ज्यादा बहादुर निकला। आने वाले सप्ताहों में वह पीला और दुबला जरूर हो गया था, परंतु ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। हर बार तीसरी मंजिल के गलियारे से गुजरते समय हैरी, रॉन और हरमाइनी दरवाजे पर कान लगाकर यह जांच करते थे कि फ्लफी अब भी अंदर गुर्रा रहा है या नहीं। स्नेप अपने बुरे मूड में भन्नाता घूम रहा था, जिसका निश्चित रूप से यह मतलब था कि पत्थर अब भी सुरक्षित था। इन दिनों हैरी जब भी कुरिल के पास से गुजरता तो वह उत्साह बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा देता था और रॉन ने सबसे यह कहना शुरू कर दिया था कि वे कुरिल की हकलाने की हंसी ना उड़ाए। बहरहाल हरमाइनी के दिमाग में पारस पत्थर के अलावा और भी बहुत सी चिंताएं थी। उसने अपने रिवीजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया था और वह अपने नोट्स की कलर कोडिंग करने लगी थी। हैरी और रॉन को इस बात का बुरा नहीं लगता था। उन्हें परेशानी इस बात से थी कि हरमाइनी ऐसा करने के लिए उनसे भी बार बार कहती थी। हरमाइनी, परीक्षाएं वर्षों दूर हैं। 10 सप्ताह, हरमाइनी ने पलट कर जवाब दिया। यह वर्षों दूर नहीं है निकोलस फ्लेमेल के लिए तो यह एक सेकंड की तरह है, परंतु हम लोग 600 साल के नहीं हैं। रॉन ने उसे याद दिलाया। वैसे भी तुम रिवीजन क्यों कर रही हो? तुम तो सब पहले से ही आता है। रिवीजन क्यों कर रही हूँ? क्या तुम पागल हो रहे हो? क्या तुम्हें एहसास है कि सेकेंड ईयर में जाने के लिए इस परीक्षा को पास करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? परीक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुझे 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। न जाने मुझे क्या हो गया था। दुर्भाग्य से टीचर्स भी हरमाइनी की तरह ही सोच रहे थे। उन्होंने उन पर इतना सारा होमवर्क लाद दिया कि ईस्टर की छुट्टियां उतनी मजेदार नहीं रहीं जितनी क्रिसमस की थीं। आराम से बैठना मुश्किल था जब हरमाइनी आपके बगल में बैठकर ड्रैगन के 12 खून के 12 प्रयोग को याद कर रही हो या छड़ी घुमाने की प्रैक्टिस कर रही हो। गहरी सांस छोड़ते हुए तथा उबासी लेते हुए हैरी और रॉन ने उसका अपना ज्यादातर खाली समय उसके साथ लाइब्रेरी में बिताया और ढेर सारा होमवर्क करने की कोशिश की। मुझे यह कभी याद नहीं होगा, एक दोपहर रॉन अचानक अपनी कलम फेंकते हुए बोला और हसरत भरी निगाहों से लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देखने लगा। महीनों बाद मौसम इतना सुहाना था, आसमान साफ और मुझे भूल न जाना जैसा नीला दिख रहा था तथा हवा गर्मी के आने का संकेत दे रही थी। हैरी 1000 जड़ी बूटी और फफूंदियों में डेटनी ढूंढ रहा था। उसने तब तक ऊपर नहीं देखा जब तक रॉन यह नहीं बोला, हैग्रिड तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैग्रिड सामने आया। उसने अपनी पीठ के पीछे कुछ छुपा रखा था। वह छछूंदर की खाल के ओवरकोट में गलत जगह पर दिख रहा था, बस यूं ही देख रहा था। उसने खिसियानी आवाज में कहा। इस वजह से उसकी रुचि तत्काल जागी। और तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक वह उन्हें शंका भरी नजरों से देखने लगा। कहीं अब भी निकोलस फ्लेमेल के बारे में तो कुछ खोज नहीं रहे? क्यों? अरे, हमने सदियों पहले पता लगा लिया था कि वह कौन है, रॉन ने शान झाड़ते हुए कहा। और हम यह भी जानते हैं कि वह कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा है। वह पारस पत हैग्रिड ने तत्काल चारों तरफ देखा और कहीं कोई सुन नहीं रहा है। इसके बारे में चिल्लाते मत फिरो। तुम्हें हो क्या गया है? हैरी बोला। दरअसल हम तुमसे यह पूछना चाहते थे कि फ्लफी के अलावा और कौन सी चीजें पत्थर की रखवाली कर रही हैं। हैग्रिड ने दोबारा कहा। सुनो, हमसे बाद में मिलो। हम यह वादा तो नहीं करते कि हम तुम्हें कुछ बताएंगे, परंतु तुम लोग यहाँ पर हल्ला मत मचाओ। विद्यार्थियों को यह मालूम नहीं होना चाहिए। लोग सोचेंगे कि हमने तुम्हें बताया है। बाद में मिलते हैं, हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड वहां से पैर पटकते हुए चला गया। उसने अपनी पीठ के पीछे क्या छिपा रखा था? हरमाइनी सोचते हुए बोली। क्या तुम्हें लगता है कि इसका उस पत्थर से कोई संबंध है? मैं देख कर आता हूँ कि वह लाइब्रेरी के किस हिस्से में गया था, रॉन ने कहा, जिसका मन अब पढ़ाई से ऊब चुका था। 1 मिनट बाद वह अपने हाथ में किताब का गट्ठर लेकर लौटा और उसे टेबल पर पटक दिया। ड्रैगन, वह बताया। हैग्रिड ड्रैगन पर लिखी किताबें देख रहा है। जरा इन पर नजर डालो। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ड्रैगन प्रजातियां, अंडे से शैतान तक, ड्रैगन मालिक की मार्गदर्शिका। हैग्रिड हमेशा से ड्रैगन पालना चाहता था। उसने मुझे यह तब बताया था जब मैं उससे पहली बार मिला था, हैरी ने कहा। परंतु यह गैर कानूनी है, रॉन ने कहा। सब जानते हैं कि 1709 के वॉरलॉक
सम्मेलन में ड्रैगन पालना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। अगर हम अपने घर के पीछे के बगीचे में ड्रैगन रखते हैं तो मगलुओं से खुद को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी आप ड्रैगनों को कभी पालतू नहीं बना सकते, यह खतरनाक है। तुम्हें देखना चाहिए कि चार्ली रोमानिया के जंगली ड्रैगनों के कारण कितनी जगह जला है। परंतु ब्रिटेन में तो जंगली ड्रैगन नहीं है, हैरी ने कहा। बिल्कुल है, सामान्य वेल्श ग्रीन और हाइबेरियन ब्लॉक। मैं तुम्हें बता दूं, जादू के मंत्रालय को उन्हें छुपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। हमें उन मगलुओं पर जादू करना पड़ता है जिन्होंने ड्रैगन को देखा, ताकि वे उसे भूल जाएं। तो फिर हैग्रिड क्या करना चाहता है? हरमाइनी ने पूछा। जब उन्होंने 1 घंटे बाद रखवाले की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी पर्दे बंद थे। हैग्रिड ने पूछा, कौन है? इसके बाद ही उसने उन्हें अंदर आने दिया और उनके अंदर घुसते ही दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। अंदर बहुत गर्मी थी, हालांकि आज काफी गर्मी थी, इसके बावजूद अंगीठी में आग धधक रही थी। हैग्रिड ने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें सैंडविच दिए, जिन्हें लेने से उन्होंने मना कर दिया। तो तुम हमसे कुछ पूछना चाहते थे? हाँ, हैरी ने कहा। घुमा फिरा कर पूछने का कोई फायदा नहीं। हम सोच रहे थे कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लफी के अलावा पारस पत्थर की रक्षा कौन कर रहा है? हैग्रिड ने उसकी तरफ घूरकर देखा। बिल्कुल नहीं, हम नहीं बता सकते, उसने कहा। पहली बात तो यह है कि हम खुद नहीं जानते। दूसरी बात, तुम लोग पहले से ही बहुत कुछ जान चुके, इसीलिए अगर हम बता भी सकते तो भी तुम्हें कुछ नहीं बताते। वह पत्थर यहाँ पर एक बहुत अच्छे कारण से है। उसे ग्रीनगॉर्ड से लगभग चुरा लिया गया था। हमें लगता है तुमने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा। वैसे हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम फ्लफी के बारे में कैसे जानते हो। हैग्रिड, रहने भी दो, तुम हमें बताने ही नहीं चाहते, वरना तुम तो हर बात जानते हो। यहाँ जो होता है उसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता रहता है, हरमाइनी ने चापलूसी भरी भावुक आवाज में कहा। हैग्रिड की दाढ़ी हिली और वे समझ गया कि वह मुस्कुरा रहा था। हम तो सिर्फ यह सोच रहे थे कि रखवाली का इंतजाम किसने और किस किस ने किया है, हरमाइनी ने कहा। हम सोच रहे थे कि डंबलडोर ने मदद करने के लिए तुम्हारे अलावा और किस किस का भरोसा किया होगा। इन शब्दों को सुनकर हैग्रिड का सीना गर्व से फूल गया। हैरी और रॉन हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराए। अच्छा, हमें नहीं लगता तुम्हें यह बताने से कोई नुकसान हो सकता है। देखो, उन्होंने फ्लफी हमसे उधार लिया, फिर कुछ टीचर्स से जादू किया। प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर फ्लिटविक, प्रोफेसर मैगोनिकल, उसने अपनी उंगलियों पर नाम गिनते हुए कहा। प्रोफेसर कुरिल, और जाहिर है डंबलडोर ने खुद भी कुछ किया। परंतु यह क्या, हम किसी का नाम भूल गए। अरे हाँ, प्रोफेसर स्नेप। स्नेप? हाँ, कहीं अब भी उसी गलतफहमी में तो नहीं हो तुम लोग? देखो, स्नेप पत्थर को चुराने की फिराक में नहीं है, उन्होंने तो इसकी रक्षा करने में मदद की। हैरी जानता था, रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे थे जो वह सोच रहा था। अगर पत्थर की रक्षा के इंतजाम करते समय स्नेप मौजूद था तो उसे यह आसानी से पता चल गया होगा कि बाकी टीचर्स ने इसकी सुरक्षा में कौन कौन से इंतजाम किए थे। शायद वह हर चीज जानता था, सिवाय कुरिल के मंत्र और फ्लफी को पार करने के तरीके को छोड़कर। तुम इकलौते इंसान हो जिसे यह पता है कि फ्लफी को पार कैसे किया जा सकता है। क्यों हैग्रिड? हैरी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। और तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे, है ना? किसी टीचर्स को भी नहीं? हमारे और डंबलडोर के अलावा यह बात किसी को भी नहीं मालूम, हैग्रिड ने गर्व से कहा। तब तो बहुत अच्छा है, हैरी दूसरों के सामने बुदबुदाया। हैग्रिड, क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? मैं उबल रहा हूँ। नहीं खोल सकते हैरी, सॉरी, हैग्रिड ने कहा। हैरी ने देखा हैग्रिड आग के अंदर झांक रहा था। हैरी ने भी उसमें देखा। हैग्रिड, वो क्या है? परंतु वह पहले ही जानता था कि वो क्या था। आग के बीचों बीच केतली के नीचे एक काला बड़ा अंडा रखा था। आह, हैग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी से खेलते हुए कहा। वह तो, अरे, तुम्हें यह कहाँ से मिला हैग्रिड? रॉन ने कहा और आग के पास जाते हुए अंडे को गौर से देखा। यह तो बहुत महंगा होगा, हमने इसे शर्त में जीता है, हैग्रिड ने कहा। कल रात हम गांव में कुछ पैक पीने के लिए और वहां एक अजनबी के साथ ताश खेलने लगे। हमें लगता है वह इससे छुटकारा पाकर बहुत खुश था, कसम से। परंतु जब अंडा फूटेगा तब तुम क्या करोगे? हरमाइनी ने कहा। हम कुछ किताबें पढ़ रहे हैं, हैग्रिड ने कहा और अपने तकिए के नीचे से एक बड़ी किताब निकाली। इसे हम लाइब्रेरी से लाए हैं, आनंद और लाभ के लिए ड्रैगन पालना। यह बहुत पुरानी है, परंतु इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अंडे को आग में रखो क्योंकि उसकी माँ उस पर बार बार फूंक मारती है, और जब वह अंडा फोड़कर बाहर निकले तो हर आधे घंटे बाद उसे एक बाल्टी ब्रांडी में चिकन
का खून मिलाकर दो और यह देखो अलग अलग अंडों को कैसे पहचाना जाए। हमारे पास यह नॉर्वे का शीरीदार ड्रैगन है, यह दुर्लभ है। वह अपने आप में बहुत खुश लग रहा था, लेकिन हरमाइनी उतनी खुश नहीं थी। हैग्रिड, तुम लकड़ी के घर में रहते हो, उसने कहा। लेकिन हैग्रिड उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह तो आग को हिलते हुए खुशी से गुनगुना रहा था और देख रहा था। तो अब उसके पास उन लोगों के पास चिंता करने के लिए एक और चीज थी। अगर किसी को यह पता चल गया कि हैग्रिड अपनी झोपड़ी में एक गैर कानूनी ड्रैगन छुपा रखा है तो क्या होगा। कभी मैं सोचता हूँ कि शांत जिंदगी कैसी होती होगी, रॉन ने आह भरते हुए कहा। हर शाम को वे अपने होमवर्क से माथापच्ची करते थे जो उन्हें लगातार दिया जाता था। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन के लिए भी रिवीजन का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया था। इससे वे पगला गए थे। फिर एक दिन नाश्ते के समय हेडविग हैरी के लिए हैग्रिड की एक चिट्ठी लाई। उसने सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, वह बाहर निकल रहा है। रॉन जड़ी बूटियों का ज्ञान के पीरियड में गोता मारना चाहता था और सीधी झोपड़ी की तरफ जाना चाहता था, परंतु हरमाइनी इसके लिए तैयार नहीं थी। हरमाइनी, जिंदगी में कितनी बार ड्रैगन को पैदा होते देखने का मौका मिलता है। हमारी क्लास है, हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और जरा सोचो, अगर किसी को यह पता चल गया कि हैग्रिड क्या कर रहा है तो वह मुसीबत में फंस सकता है। चुप हो जाओ, हैरी फुसफुसाया। मैल्फॉय कुछ दूर खड़ा हुआ था और एकदम चुप था ताकि उनकी बातें सुन सके। उसने कितनी बातें सुनी थी। हैरी को मैल्फॉय के चेहरे के भाव बिल्कुल पसंद नहीं आए। रॉन और हरमाइनी जड़ी बूटियों की क्लास की तक जाते समय बहस करते रहे और अंत में हरमाइनी इस बात के लिए तैयार हो गई कि वह उनके साथ सुबह की छुट्टी में हैग्रिड की झोपड़ी तक भागकर चलेगी। जब उनकी क्लास के अंत में महल की घंटी बजी तो तीनों ने तत्काल अपनी खुरपियां पटकी और जल्दी जल्दी मैदान से होते हुए जंगल के किनारे आ गए। हैग्रिड ने लाल चेहरे और रोमांचित भाव से उनका स्वागत किया। वह लगभग बाहर निकल चुका है। उसने उन्हें भीतर बुलाया। अंडा टेबल पर रखा था, उसमें गहरी दरारें थीं। अंदर कुछ हिल रहा था, उसके अंदर से अजीब सी खटखट की आवाज़ आ रही थी। उन सभी ने अपनी कुर्सियां टेबल के पास खींच ली और सांस रोक कर देखते रहे। तभी अचानक धमाका हुआ, अंडा फूटा। ड्रैगन का बच्चा टेबल पर पसरा हुआ था। इसे सुंदर तो नहीं कहा जा सकता। हैरी ने सोचा कि वह गुड़ी मुड़ी काली छतरी की तरह दिख रहा था। इसके घुमावदार पंख उसके दुबले काले शरीर की तुलना में बहुत बड़े थे। उसके चौड़ी नथुने वाली लंबी नाक थी, सींग के ठूंठे और बाहर निकली नारंगी आंखें थी। वह चीखा, उसकी नाक से इक्का दुक्का चिंगारियां निकली। कितना सुंदर है, हैग्रिड ने कहा। उसने ड्रैगन का सिर सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ड्रैगन ने उसकी उंगली पर वार किया और अपने नुकीले दांत दिखाए। देखो तो सही, यह अपनी मम्मी को पहचानता है, हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड, हरमाइनी बोली, नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन कितनी तेजी से बढ़ता है। हैग्रिड जवाब देने ही वाला था, तभी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह उछलकर खड़ा हुआ और खिड़की तरफ लपका। क्या बात है, पर्दे की दरार में से कोई देख रहा था। एक बच्चा था, वह स्कूल की तरफ वापस भाग रहा है। हैरी ने लपक कर दरवाजा खोला और बाहर देखा। इतनी दूर होने पर भी पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। मैल्फॉय ने ड्रैगन देख लिया था। अगले सप्ताह के दौरान मैल्फॉय के चेहरे पर थिरकती मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसे देखकर हैरी, रॉन और हरमाइनी बहुत परेशान हो रहे थे। उन्हें अपना ज्यादातर खाली समय हैग्रिड की अंधेरी झोपड़ी में बिताया ताकि वे उसे समझ सके और समझा भी सके। इसे जाने दो, हैरी ने आग्रह किया। इसे आज़ाद कर दो। हम ऐसा नहीं कर सकते, हैग्रिड ने कहा। यह अभी बहुत छोटा है, वह मर जाएगा। उन्होंने ड्रैगन की तरफ देखा। वह एक सप्ताह में ही 3 गुना लंबा हो चुका था। उसके नथुने से धुआं निकलता रहता था। हैग्रिड रखवाली के काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह तो ड्रैगन को संभालने में ही पूरी तरह व्यस्त रहता था। पूरे फर्श पर ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्गे के पंख फैले पड़े थे। हमने इसका नाम नॉर्बर्ट रखने का फैसला किया है, हैग्रिड ने ड्रैगन की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। यह अब हमें सचमुच पहचानने लगा। देखो नॉर्बर्ट, नॉर्बर्ट, मम्मी कहाँ है? इसका दिमाग चला गया है, रॉन हैरी के कान में बुदबुदाया। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, नॉर्बर्ट को 15 दिन तक रखोगे तो यह तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा। मैल्फॉय किसी भी समय डंबलडोर के पास जा सकता है। हैग्रिड ने अपने होंठ काटे। हम जानते हैं हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते, परंतु हमें इसे किसी कूड़ेदान में भी तो नहीं फेंकना चाहिए। हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा। चार्ली, उसने कहा, तुम्हारा दिमाग भी चला गया है।
रॉन ने कहा, मैं रॉन हूँ, क्या तुम्हें यह भी याद नहीं? नहीं, चार्ली, तुम्हारा भाई चार्ली रोमानिया में ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है। हम नॉर्बर्ट को उसके पास भेज सकते हैं। चार्ली उसकी देखभाल कर सकता है और फिर इसे जंगल में वापस भेज सकता है। बहुत बढ़िया, रॉन ने कहा। इस बारे में क्या ख्याल है हैग्रिड? और अंत में हैग्रिड तैयार हो गया कि वे चार्ली के पास उल्लू भेजकर उसे पूछ सकते हैं। अगला सप्ताह गुजर गया। बुधवार की रात को हरमाइनी और हैरी हॉल में अकेले बैठे थे। बाकी सभी काफी पहले बिस्तर में जा चुके थे। दीवार पर लगी घड़ी ने 12 बजा दिए थे। तभी तस्वीर की छेद खुला और अचानक हवा में रॉन प्रकट हुआ। और जब उसने हैरी का दृश्य चोगा उतारा और अचानक हवा में से रॉन प्रकट हुआ और जब उसने अदृश्य चोगा उतारा, वह हैग्रिड की झोपड़ी तक गया था ताकि नॉर्बर्ट को भोजन देने में उसकी मदद कर सके, जो अब बक्से भर भर कर मरे चूहे खा रहा था। उसने मुझे काट लिया, रॉन ने कहा और उन्हें अपना हाथ दिखाया जो खून से सनी रुमाल में लपटा हुआ था। अब मैं 1 सप्ताह तक कलम नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें बता दूं, ड्रैगन वह सबसे भयानक जानवर है जो मैंने आज तक देखा है, परंतु जिस तरह से हैग्रिड उसकी बातें करता है, उसे सुनकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वह खरगोश का नन्हा मुन्ना नाजुक बच्चा हो। जब उसने मुझे काटा तो हैग्रिड ने उल्टा मुझे डांटा कि मैंने उसे डरा दिया था, और अब मैं वहां से आया हूं तो हैग्रिड उसे लोरी सुना रहा था। अंधेरी खिड़की पर एक दस्तक हुई। हेडविग, हैरी ने कहा और उसे जल्दी से अंदर घुसा लिया। चार्ली का जवाब लेकर आई होगी। इकट्ठे चिट्ठी पढ़ने के लिए उन तीनों ने अपने सिर पास पास किए। प्रिय रॉन, तुम कैसे हो? पत्र के लिए धन्यवाद। मुझे नॉर्वे का शीरदार ड्रैगन रखने में खुशी होगी, परंतु उसे यहाँ तक लाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम उसे मेरे दोस्त के साथ भिजवा दो, जो मुझे मिलने के लिए अगले सप्ताह आ रहे हैं। समस्या यह है कि उन्हें गैरकानूनी ड्रैगन ले जाते हुए कोई देख ना ले। क्या तुम शनिवार को आधी रात के समय ड्रैगन को सबसे ऊंचे टावर पर ले जा सकते हो? वे लोग तुम्हें वहां मिल सकते हैं और अंधेरे में ही उसे ले जा सकते हैं। मुझे इस पत्र का जवाब जल्दी से जल्दी भेजो। प्यार सहित, चार्ली। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास अदृश्य चोगा है, हैरी ने कहा। यह काम खास मुश्किल वाला नहीं होगा। मुझे लगता है चोगा इतना बड़ा है कि हम ये दोनों और नॉर्बर्ट को ढांक लेगा। वे दोनों उसकी बात से सहमत हुए। इसी से आप समझ सकते थे कि उनका पिछला सप्ताह कितना बुरा गुजर सकता था। नॉर्बर्ट से और मेल्फॉय से छुटकारा पाने के लिए वे सब कुछ करने के लिए तैयार थे। एक समस्या थी। रॉन के जिस हाथ में ड्रैगन ने काटा था, वह अगली सुबह तक सूजकर दुगना मोटा हो गया। रॉन नहीं जानता था कि क्या मैडम पॉम्फ्री के पास जाना ठीक रहेगा। क्या वे ड्रैगन के काटने के निशान को पहचान नहीं लेंगी? बहरहाल दोपहर तक उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। घाव का रंग हरा हो चुका था। यह साफ दिख रहा था नॉर्बर्ट के दांत जहरीले थे। हैरी और हरमाइनी दिन के अंत में भागते हुए हॉस्पिटल गए, जहां उन्हें रॉन बिस्तर पर बुरी हालत में मिला। सिर्फ मेरे हाथ की ही बात नहीं, वह फुसफुसाया। हालांकि ऐसा लगता है जैसे यह टूटकर गिरने ही वाला है। मेल्फॉय ने मैडम पॉम्फ्री से यह कहा कि वह मुझसे एक किताब लेना चाहता है ताकि वह अंदर आ सके और मुझ पर अच्छी तरह से हंस सके। वह उन्हें यह बताने की धमकी दे रहा था कि मुझे सचमुच किसने काटा है। मैंने मैडम पॉम्फ्री से कहा था कि मुझे कुत्ते ने काटा, परंतु मुझे नहीं लगता उन्हें मेरी बात पर जरा भी विश्वास होगा। मुझे उसे क्विडिच की मैच में नहीं मानना चाहिए था, इसीलिए वह यह सब कर रहा है। हैरी और हरमाइनी ने रॉन को शांत करने की कोशिश की। शनिवार को आधी रात को सब कुछ ठीक हो जाएगा, हरमाइनी ने कहा, परंतु इससे रॉन को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। इसकी बजाय वह सीधे होकर बैठ गया और पसीना पसीना हो गया। शनिवार को आधी रात को उसने फटी आवाज में कहा, अरे नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, चार्ली की चिट्ठी उसी किताब में थी जो मेल्फॉय ले गया है। उसे पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ा रहे हैं। हैरी और हरमाइनी को जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैडम पॉम्फ्री उसी पल वहां आ गई और उन्होंने उन दोनों को यह कहकर वहां से भगा दिया कि रॉन को नींद की जरूरत है। योजना बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। हैरी ने हरमाइनी को बताया, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम चार्ली के पास एक और उल्लू भेज सकें, और शायद यह नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ाने का एक लौता मौका होगा। हमें यह जोखिम लेना ही होगा। और फिर हमारे पास अदृश्य चोगा भी तो है। मेल्फॉय उसके बारे में नहीं जानता। जब वे मेल्फॉय हैग्रिड को यह बताने गए कि उन्हें
उसका कुत्ता फैग बाहर बैठा मिला, जिसकी पूंछ में पट्टी बंधी हुई थी। हैग्रिड ने उनसे बात करने के लिए खिड़की खोली। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, उसने हाँफते हुए कहा। नॉर्बर्ट अभी गुस्से में है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो हम संभाल नहीं सकें। जब उन्होंने उसे चार्ली की चिट्ठी के बारे में बताया तो उसकी आंखों में आंसू बह रहा। हालांकि इसकी यह वजह हो सकती थी कि नॉर्बर्ट ने उसी समय उसके पैर में काटा था। ठीक है, उसने सिर्फ हमारा जूता ही काटा है, यूं ही खेल रहा है, आखिर वह बच्चा ही तो है। बच्चे ने अपनी पूंछ दीवार पर मारी, जिससे खिड़कियां हिल गईं। हैरी और हरमाइनी वापस महल लौट गए और यह सोचने लगे कि शनिवार जल्दी से जल्दी क्यों नहीं आ जाता। जब नॉर्बर्ट को अलविदा कहने का समय आया तो उन्हें हैग्रिड की हालत पर अफसोस हुआ। अगर वे इस बात को लेकर चिंतित नहीं होते कि हैग्रिड की झोपड़ी तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि वे पिब्स के रास्ते से हटने का इंतजार कर रहे थे, जो प्रवेश हॉल में दीवार के साथ टेनिस खेल रहा था। हैग्रिड ने नॉर्बर्ट को एक बक्से में पैक कर दिया था। उसके सफर के लिए हमने बहुत से चूहे और ब्रांडी रख दी है, हैग्रिड ने रूंधे गले से कहा, और हमने उसका टेडी बियर भी रख दिया ताकि वह अकेलापन महसूस ना करे। बक्से के अंदर से आवाजें आ रही थी, जिन्हें सुनकर लगा जैसे टेडी बियर का सिर फाड़ दिया गया हो। बाय बाय नॉर्बर्ट, हैग्रिड सुबका। जब हैरी और हरमाइनी ने बक्से को अदृश्य चोगे में ढांक लिया और खुद भी उसके नीचे आ गए। मम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी। वे नहीं जानते कि बक्से को महल के ऊपर तक किस तरह ले गए। जब वे प्रवेश हॉल में संगमरमर की सीढ़ियों पर नॉर्बर्ट को उठाकर अंधेरे गलियारे में ले जा रहे थे तो आधी रात होने ही वाली थी। एक और सीढ़ी, फिर एक और। हैरी के शॉर्टकट से भी कोई काम आसान नहीं हुआ। बस पहुंच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। जब वे सबसे ऊंचे टॉवर के नीचे वाले गलियारे में पहुंचे, तभी उनके सामने अचानक हुई हलचल की वजह से उनके हाथ से बक्सा लगभग छूट गया। वे यह भूल गए कि वे पहले से अदृश्य थे, इसलिए वे छाया में दुबके हुए थे, दो लोगों की परछाई को घूरते हुए जो उनसे 10 फुट दूर पर गुत्थम गुत्थी थे। एक लैंप जल रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल चौकड़ी वाला ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने थी। उनके बाल जूड़े में जाली से बंधे हुए थे और उन्होंने मैल्फॉय का कान पकड़ रखा था। डिटेंशन, वे चिल्लाई, और नाकशक्ति के 20 पॉइंट कम हो गए। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप समझ नहीं रहे प्रोफेसर, हैरी पॉटर आने वाला है, उसके पास ड्रैगन है। क्या बकवास है, तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हो? चलो मैल्फॉय, मैं तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नेप को बताऊंगी। इसके बाद टॉवर की चोटी तक जाने वाली ऊंची घुमावदार सीढ़ियां पार करने दुनिया का सबसे आसान काम था। जब वे रात की ठंडी हवा में बाहर पहुंचे तो उन्होंने अपना चोगा उतारकर फेंक दिया और खुश हुए कि वे एक बार फिर से खुली हवा में सांस ले रहे थे। हरमाइनी तो जैसे नाचने लगी। मैल्फॉय को सजा मिल गई, मैं गा सकती हूँ। गाना मत, हैरी ने सलाह दी। मैल्फॉय पर हंसते हुए उन्होंने इंतजार किया। नॉर्बर्ट अपने बक्से में धमाचौकड़ी मचा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद 4 जादुई झाड़ू अंधेरे में फिसलती हुई नीचे आई। चार्ली के दोस्त खुशमिजाज थे। उन्होंने हैरी और हरमाइनी को रस्सियों का वह झूला बताया जो वे साथ लाए थे, जिसमें वे नॉर्बर्ट को झुलाते हुए ले जाने वाले थे। उन लोगों ने नॉर्बर्ट को रस्सियों से ठीक तरह से बांधने में मदद की। फिर हैरी और हरमाइनी ने सबसे हाथ मिलाया और उन्हें धन्यवाद दिया। आखिरकार नॉर्बर्ट जा रहा था और चला गया। वे एक बार फिर घुमावदार सीढ़ियों से उतर रहे थे। अब जब नॉर्बर्ट की चिंता उनके दिमाग से निकल गई थी तो उनके दिल उतने ही हल्के थे जितने उनके हाथ थे। अब कोई ड्रैगन नहीं। मैल्फॉय को डिटेंशन मिल गया था। उनके सुख को कौन सी चीज कम कर सकती थी? इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने गलियारे में कदम रखा, फिल्च का चेहरा अचानक अंधेरे से बाहर निकला और उनके सामने आ रहा था। ओहो, फिल्च फुसफुसाया, अब तो हम फंस गए। वे अपना अदृश्य चोगा टॉवर की छत पर छोड़ आए थे।